Hello and welcome back to Code to Serve Academy. We are on our yet another lecture of acid, bases and salt. लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों बात करी थी मल्टीपल फैक्टर्स की एक एक करके जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो डिपेंड करता था। दो चीजें हमने बात की थी बच्चों, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैं अगर बताऊं आपको तो दो चीजें हमने बात की थी बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया था आयनाइजेशन के, आयनाइजेशन या फिर यूं कह लो फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन, जिसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। तो हमने पिछले क्लास में बात करी थी कि आयनाइजेशन या रेट ऑफ आयनाइजेशन कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा H3O प्लस आयन बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड होगा। एक और बात हमने करी थी कि स्ट्रेंथ तो हालांकि क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी चेंज हो जाता है बच्चों। आपको ये पता होगा, हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी बात की थी कि acids which are less concentrated are usually weaker when compared to the same acid with more concentration। ठीक है, अगर डिफरेंट एसिड्स को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अकेला पैरामीटर नहीं होगा जिस पर हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे 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 वेट, आगे हम लोग समझते हैं। सो आयोनाइजेशन के बारे में हमने बात की थी और साथ में बात की थी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पर, लेकिन सेपरेटली बात की थी हमने हमने एक साथ नहीं समझा था। अब आज हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है एक्चुअली, एग्जैक्टली वो फैक्टर्स कैसे काम करते हैं जो फैक्टर्स किसी एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एक टर्म है जिसको हम लोग शो करते हैं बाय अल्फा। दिस इज अ सिंबल ऑफ अल्फा। अल्फा इज अ ग्रीक अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फा से इसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे कर रहा है और साथ में किस पे कर रहा है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नाउ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो दो चीजों पे डिपेंड करता है ना। पहला इस पर डिपेंड करेगा कि जो एसिड हमने लिया है वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर डिपेंड करेगा। एंड सेकंड किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर। इस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि कौन हाइड्रोनियम आयन कम होगा या ज्यादा होगा, या कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होगा या ज्यादा होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो देखिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को क्या कहा जा रहा है, अगर हम लोग नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स जो आयोनाइज हो रहा है, लाइक एग्जांपल में अगर बोलूं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक, अभी हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे। पहले देखिए क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इनटू 100। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड कितना आयोनाइज हो रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ बोलूं कि हमने ना 3 मॉलिक्यूल ले लिया हमने CH3COOH। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा एसिड बच्चों, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH ले लिया। ठीक है, अब इस CH3COOH के 3 मॉलिक्यूल्स को अगर हमने लिया है तो आप मुझे ये बताओ कि 3 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स में से कितना एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज होगा टोटल में से, डिपेंड करता है कि यहाँ कितना वाटर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जब वाटर प्रेजेंट होता है तभी आयनाइजेशन होता है, अगर वाटर नहीं होगा तो आयनाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ हमें क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टोटल एसिड मॉलिक्यूल्स जो हमने सॉल्यूशन में डाला उसमें से कितना आयनाइज हो गया। तो यहाँ हमने 3 मॉलिक्यूल्स डाला था, 3 मॉलिक्यूल्स हमने डाला था, हमारे पास वाटर अगर यहाँ ढंग से था तो 3 डालने पर जो है वो टोटल का टोटल जो है वो आयनाइज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स हमारे पास 3 है इस सॉल्यूशन में, और कितना आयनाइज हो रहा है, 3 हो रहा है इंटू 100 अगर हम लोग करें तो ये आ जा रहा है हमारा 100%। यानी अब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं थोड़ा सा वाटर लूं और उसमें सपोज करो अब की बार ये CH3COOH के जगह मैं H2SO4 डालने लग जाऊं। ठीक है, जब मैं एक मॉलिक्यूल डालूंगा H2SO4 का आयनाइज हो जाएगा, 2 डालूंगा आयनाइज हो जाएगा,
3 डालूंगा आयनाइज हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, समझिए बात को, H3O प्लस बनाने के लिए सिर्फ एसिड तो नहीं चाहिए, सिर्फ H प्लस आयन तो नहीं चाहिए, H2O का भी मॉलिक्यूल चाहिए। अगर मैं इतना H2SO4 का मॉलिक्यूल्स डाल दूं उस पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन में, जितना कि अब वो वाटर मॉलिक्यूल से भी ज्यादा हो गया, तो क्या वो अब सारा का सारा आयनाइज होगा? नहीं होगा। अब कुछ बच जाएगा, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? करेक्ट, कुछ बच जाएगा ना। तो जो बच जाएगा, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो तब हम लोग जब ऐसे लिखेंगे तो नंबर ऑफ आयनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल्स ये कम होगा व्हेन कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, ये कम ये ज्यादा, इनटू 100। 100 से तो कम आंसर आने वाला है परसेंटेज, इतना तो आपको कॉमन सेंस है। तो आप देखो कि वाटर के कंपैरिजन में एसिड कितना है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि एसिड कितना आयनाइज होगा, और फिर उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और फॉर्मूला सिंपल है, आप सब तेज बच्चे हो, आपको पता है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स कितना आयनाइज हो रहा है, यहाँ डालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स कितना है, और इनटू 100। ये सिंपली क्या है, परसेंटेज का आंसर है ना बच्चों, परसेंटेज का फॉर्मूला है। आप यहाँ इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अगर रिप्लेस कर दो, डिग्री को रिप्लेस कर दो बाय परसेंटेज, तो ये सेम नहीं है, परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कितना परसेंट एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहा है, यही ना है ये फॉर्मूला बच्चों, कि इतना आयोनाइज हुआ बाय टोटल नंबर इनटू 100, यानी परसेंटेज ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड। अब बात सिंपल में समझ में आ रही है बच्चों कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है? हम बस परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना एसिड मॉलिक्यूल हमने डाला उसमें से कितना परसेंट आयोनाइज हो गया, वही है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आई होप इससे इजी तरीका और कोई नहीं है इसको समझने का। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से बच्चों आगे बढ़े तो देखिए, अगर साफ साफ समझना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखिए एक यहाँ पे ये भी बताया है, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 30% से ग्रेटर आता है, कितना से ग्रेटर? 30% से ग्रेटर आता है, यानी कि तब इसको मानेंगे कि हाँ ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग है। यानी यहाँ पे अभी H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसा है कि हर 3 में से एक मॉलिक्यूल तो H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ ही है, क्योंकि 30%, 33%, 1/3 के अराउंड होता है, ठीक है। तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे। और अगर 30% से भी कम है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि जितना एसिड हम डाल रहे हैं उसमें से 30% ऑक्सीजन, 30% एसिड भी आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो इट मींस वो कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? वीकर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, और उसका नेचर कैसा होगा? थोड़ा वीक होगा। आई होप कि इन पॉइंट्स के मदद से अब आप क्लियर हो पाए होंगे कि एसिड का स्ट्रेंथ कैसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको समझ में आई, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कैसे कंपैरेटिवली देखें कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो 30 का मार्क आपको याद रखना है, अबव 30 एनीथिंग उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, अबव 30% का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और अगर बिलो 30% है देन वी विल कंसीडर इट एज वीक सॉल्यूशन या वीक एसिड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नाउ वी आर डन विद द फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अब जरा आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब यहाँ हमें सीखना है, अब यहाँ से हमारे चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि एसिड्स को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बच्चों कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो तो लिविंग सोर्सेज से मिल ही जाता है, या तो हम लोग उसको ऑब्टेन कर लें या तो कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लें हम लोग लैब वैब में बनाने का। खैर ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने का जो भी प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपको आगे कभी पढ़ना रहेगा। लेकिन अभी जब हम लोग एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो ज्यादातर कौन से एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक एसिड्स को अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड बोलते हैं, क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल्स होता है वो समहाउ कहाँ से ऑब्टेन होता है? बाय माइनिंग, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है। तो मिनरल किसको बोलते हैं? जो माइन करके निकाला जाए, यानी अर्थ के नीचे से निकाला जाए, ठीक। ये आपको पहले से पता था, तो उसके हिसाब से आप जान सकते हो कि यहाँ जब भी हम लोग अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे जिससे एसिड बना रहे होंगे, तो उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, क्योंकि यही सारी चीजें मिनरल्स में, ओर्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड और सल्फाइड के फॉर्म में होता है, करेक्ट। तो इन्हीं का इस्तेमाल एज रॉ मटेरियल करते हैं हम लोग टू सिंथेसाइज एसिड्स, ठीक। फर्स्ट तरीका पढ़ते हैं कैसे हम लोग एसिड को बना सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल, कुछ नहीं करना है इसमें, ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस का सीधा सीधा मतलब होता है प्रोडक्शन। क्या होता है?
प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस समथिंग। तो यहाँ डायरेक्टली एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या करना है, तो हाइड्रोजन को बस रिएक्ट करवा देना है विद नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन को एक नॉन मेटल से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट, हमें एज अ रिजल्ट एसिड मिलेगा। देखिए 3 एग्जांपल्स आपको सामने दिख रहा है। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 फॉर्म्स HCl। क्या है ये बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा आपको ये पता है बच्चों, आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज व्हाट, दिस इज, ये नाम क्या है, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगर बच्चों आप में से किसी को पता है तो आप ऐसे कमेंट में बता सकते हो, क्या है इसका कॉमन, ये तो कॉमन नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका IUPAC नेम क्या है, HCl को क्या कहते हैं इन स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। एनीवन, कोई भी अगर कमेंट करके बताना चाहे, कोई भी, कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद है, कोई बात नहीं। हम लोग इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमेशा याद रखना है कि जो नाम हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ज्यादातर वो जो नेम्स है ना, वो कॉमन नेम्स है, ठीक है। इजी रखने के लिए, कॉमन रखने के लिए जो है डेली बोलचाल में जो इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया जाता है केमिस्ट्री के बुक में। लेकिन आपको सीरियसली केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको क्या करना होगा, IUPAC नेम्स का भी आइडिया होना चाहिए, जो कि काफी सिंपल है। देखिए दिस इज हाइड्रोजन, और क्लोरीन अगर कहीं पे भी आता है एज आयन तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अंडरस्टूड, आपको पता है ना, क्लोरीन अगर कहीं पे लग जाए किसी के साथ अगर आयन के फॉर्म में, तो उसको क्या कहने लग जाते हैं, क्लोराइड कहने लग जाते हैं। तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, जिसको प्यार से बुलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका बच्चों आप लोग नेम गैस करने का ट्राई करोगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बच्चों क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सिमिलर, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों का तो सारा प्रॉपर्टी सेम होता ही है, सेम ग्रुप का दोनों एलिमेंट्स है। तो क्लोरीन जिस तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, सेम उसी मैकेनिज्म में ब्रोमीन जो है यानी Br2, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, जो कि ये भी एक तरीके का एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देन है हमारे पास H2 एंड S। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, H2 एंड S। H2 और S जब कंबाइन होगा तो बनाएगा H2S। इसका नाम कौन बता सकता है, एनीवन, क्या कोई भी इसका नाम बता पा रहा है। अगर आप बोल रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आपने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, देन वेरी गुड, आपका जवाब सही है। ये जो कंपाउंड है दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ आपने देखा 3 रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हाइड्रोजन को एक नॉन मेटल के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे थे, कर दे रहे थे, एंड व्हाट रिजल्ट्स वी वर गेटिंग, हमें मिल रहा था एसिड्स। क्या मिल रहा था, एसिड्स। अच्छा कैसे ये हमें एसिड्स मिल रहा है, ध्यान से समझो, कॉमन सेंस लगाओ। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ ऐसे जोड़ दिए कि जब इसको वापस पानी में रिलीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, H+Cl- अलग हो जाएगा, तभी ना ये एसिड बन गया। समझ में आ रहा है, अगर ये कंबाइन होने पर एक ऐसा कंपाउंड बना था जो आयनाइज होता ही नहीं, तो क्या उसको हम लोग एसिड कंसीडर करते, नहीं करते। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसे रिएक्शंस है जहां पे दो नॉन मेटल, जिसमें से एक फॉर श्योर क्या है हाइड्रोजन, और दूसरा कोई दूसरा नॉन मेटल होगा, अगर उनके कंबाइन होने से कोई एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, एसिड कंसीडर करेंगे। अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, कैसे ये तीनों रिएक्शन कैरी आउट हुआ, ये अब आप समझ पा रहे होगे। दिस वाज आवर फर्स्ट टेक्निक जिससे हम लोग एसिड बना सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक व्हाट वी हैव हियर इज, देखिए दूसरा तरीका है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटालिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। जनरली हम लोग ना मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। और जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं बच्चों, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नॉर्मली, उन मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स, मेटालिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, मेटालिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, वेट एक मिस्टेक है बच्चों यहाँ, दिस वाज नॉट मेंट टू बी मेटालिक, दिस वाज मेंट टू बी नॉन मेटालिक, ठीक है, दैट इज व्हाई, इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये क्या है, अजीब सा लग रहा है बोलने में मुझे। ओके, सो अगेन पे अटेंशन हियर, अगर हम लोग वाटर को रिएक्ट करवाएंगे विथ नॉन मेटालिक या एसिडिक ऑक्साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, एसिड मिलेगा। नाउ मैं यहाँ क्या बता रहा था, अगर कभी भी हम लोग नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या मिलता है, नॉन मेटल
ऑक्साइड्स। और केमिस्ट्री में सारे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स को यूजुअली क्या कहते हैं हम लोग? एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। नाउ अब इसमें सब का सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स नहीं इंक्लूड होता है। जैसे कि कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन नहीं होता है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने जितने का नाम लिखा ये इंक्लूड होता है। बेसिकली ये तरीका क्या है, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे को अगर हम लोग देखेंगे तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन होगा तो इनके वाटर के साथ कंबाइन होते ही हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा अगेन जिसमें हाइड्रोजन है और वो उसको क्या कर पाएगा? स्प्लिट कर पाएगा। इट मींस हमें क्या मिल गया? एसिड मिल गया। ठीक है, ये ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मैं आपको ऐसा भी एग्जांपल बता सकता हूं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो है लेकिन एसिडिक नहीं है। जैसे आपने नाम सुना होगा CO का, ये भी तो बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये एसिडिक नहीं है, ये इसका एसिडिक नेचर नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन यूजुअली ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जब भी कभी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? एसिड। एक एक कर समझते हैं। SO3 जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो व्हाट वी विल गेट? H2SO4, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको बच्चों हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद सेकंड SO2 जब रिएक्ट करेगा, सेम देखो एक अंतर है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। जब सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तब मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या मिलेगा? सल्फ्यूरस एसिड। यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद CO2 जब रिएक्ट करेगा वाटर से वी विल गेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। वैसे ही P2O5 जब रिएक्ट करेगा वाटर से हम लोगों को मिलेगा क्या? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। और वैसे ही जब N2O5 रिएक्ट करेगा तब क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड। अब जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये इस तरीके से एसिड कौन प्रिपेयर करता होगा, तो करने को तो ऐसे हम लोग एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एसिड प्रिपरेशन का तरीका है ना, ये कौन इस्तेमाल करता है? ये इस्तेमाल करते हैं हमारे भगवान जी। कैसे? तो जब इंसानों का जो है वो क्या कहते हैं, कर्म से ज्यादा कांड होता है तो वो सजा ऐसे देते हैं। कैसे देते हैं? तो देखिए अभी के टाइम पे हमारा कांड क्या है बच्चों? हमारा कांड ये है, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर इन्वायरमेंट। खास तौर पर अगर बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ता चला जा रहा है। एंड हम लोग ना किसी भी तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इवन हमारे कंट्री में तो यहाँ तक है बात अभी कि लोग एक्सेप्ट तक करने को रेडी नहीं है दैट वी आर फेसिंग एन इन्वायरमेंट चेंज। उनको लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, आने वाले टाइम पे फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत है। वेदर पैटर्न्स बिगड़ रहा है। अच्छा, उन्हीं में से एक फेनोमेना जो हमें परेशान करता है इन्वायरमेंट में सारा फेनोमेना, उसमें से एक फेनोमेना आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों, एसिड रेन। क्या पढ़ा होगा आपने? एसिड रेन। तो यहाँ ये जो सारा रिएक्शन मैंने लिखा ना, ये सारा रिएक्शन पूरे तरीके से एसिड रेन को आपको क्लियरली समझा देगा। क्या होता है एसिड रेन में बच्चों? तो देखिए हमारे डेली लाइफ स्टाइल में जो भी काम हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग व्हीकल्स गाड़ियां चला रहे हैं, कार है, बाइक है, कोई भी पेट्रोल डीजल वाला फ्यूल वाला कोई भी मशीन है, ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्रीज है जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग काइंड ऑफ चीजों को जला करके स्मोक प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, या फिर कोयला जला दिए हम लोग, या प्लास्टिक लेदर वगैरह कुछ जलाएं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उन चीजों को जलाने पर क्या निकलता है? वहां से जो फ्यूम्स होता है उसमें ऑक्साइड ही निकलता है ना। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जनरली जब वो लोग जलते हैं तो, यानी जलना वो भी अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जब कोयला जलता है, जब फ्यूल जलता है, जब अलग अलग चीजें जलती हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में सल्फर होता है, कार्बन होता है, किसी में फॉस्फोरस होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है। जब वो चीजें जलती हैं तो वो ऐसा 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 ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। जिनमें सल्फर होगा वो सल्फर ट्राईऑक्साइड बना सकता है, डाइऑक्साइड बना सकता है। जिनमें कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही। जैसे देखिए जब आप कोयले को जलाते हो तो ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कोयले को ही जलाने से 5 चीज निकल गया। वैसा वैसा बहुत सारा चीज हम लोग जलाते हैं अपने डेली लाइफ स्टाइल में।
और होता क्या है, ये सारा ऑक्साइड्स बन करके, क्योंकि ये गर्म होता है, हल्का होता है, तो कहाँ जाता है बच्चों, सीधा जाता है आसमान में। आसमान में क्या होता है, आसमान में होते हैं बादल, और वो बादलों में क्या होता है, बादलों में होता है वाटर मॉलिक्यूल। नाउ जब ये सारे फ्यूम्स, ये सारे गैसेस यहाँ सरफेस पे प्रोड्यूस होकर ऊपर बादलों में पहुंचेंगे, और बादलों में पहुंचकर इन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन देखने को मिलेगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, क्या है ये रिएक्शन, एसिड का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस इज द रीजन बिहाइंड एसिड रेन। अब आप देखो एसिड रेन में क्या क्या कंटेंट हो सकता है, ये सारी चीजें ऐसी है जो जलाने पे प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब बारिश ऊपर से आए तो उस बारिश में इनमें से कोई सा भी एसिड प्रेजेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके पीछे का रीजन भी सिंपल है कि हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स में ये सारा पॉल्यूटेंट्स मेजर था, जिसमें से भी अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों, जिस टाइम पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड या स्ट्रीम कर रहा हूँ, इस टाइम पे आप देखो तो अभी बारिश का मौसम जस्ट स्टार्ट हुआ है, मानसून है जस्ट बिगन। यानी कि पिछले कुछ टाइम से बारिश हुई नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पॉल्यूशन तो हो रहा था, सारा फ्यूम्स ऊपर जाकर कलेक्ट हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा था, और जब इतने टाइम के बाद बरसात हुई तो मैक्सिमम एसिडिटी कब है रेन में, जब बहुत टाइम के बाद बारिश हुई। अब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, वो कहते हैं कि भाई बारिश में भीग लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश में भीगने में, लेकिन पहली बारिश में मत भीगा करना, बारिश का मौसम जब शुरू हो रहा होता है तब बारिश में मत भीगा करना, बीमार पड़ जाओगे। टू रीजंस, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा सलाह दे रहा है उसके पीछे दो कारण हो सकता है, वो सोचे या ना सोचे फिर भी दो कारण है। पहला कारण ये है, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है, जब हम गर्मी के मौसम से गर्मी के मौसम से बरसात के मौसम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वेदर पैटर्न्स चेंज जब होता है बच्चों, तो हमारा इम्यूनिटी सबसे ज्यादा वीक होता है। और दूसरी बात, इन्वायरमेंट में भी सबसे ज्यादा जो पैथोजेंस होते हैं वो इसी टाइम पे एक्टिव होते हैं, चारों ओर मॉइस्चर ही मॉइस्चर, सनलाइट थोड़ा कम, आप एक पैथोजन बैक्टीरिया वायरस के तरह सोच के देखो, कितना फेवरेबल माहौल है, हर तरफ मॉइस्चर है, धूप पड़ नहीं रहा है, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, किसी को भी बीमार कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरा, इस टाइम पे एसिडिटी मैक्सिमम होता है वाटर में, तो अगर आप भीगोगे तो बाहर से भी नुकसान, और अगर आप ऐसे ही घूम फिर रहे हो अनहाइजीनिक माहौल में, तो तब तो वहां पे बहुत सारा पैथोजेंस है ही, तो बीमारी का चांस इस वजह से अभी के मौसम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और पहली बारिश में भीगने के लिए इन सारे कारणों की वजह से लोग मना करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हमेशा से ऐसा था, क्या लोग हमेशा से ये बारिश वारिश से, पहली बारिश से डर कर रहा करते थे, हमेशा ऐसा था? तो बहुत कॉमन है, नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे पास फ्यूल नहीं था ना, फॉसिल फ्यूल्स नहीं था, कोयला और ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे, तब आपने ये भी सुना होगा कि बारिश की पहली बूंदों पर लोग कविता लिखते थे, लोग गाने लिखते थे। तो वो कविता और गाना कहाँ से आया, जब कोई चीज लुभावना लगता है, सुहावना लगता है, तो लोग उसके बारे में बैठ के सोचते लिखते हैं। तो पुराने समय में ये पहली बारिश बड़ा रोमांटिसाइजिंग चीज था, जिसको आज के टाइम पे हम लोग अपने बदलते रूटीन के साथ किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, एक डेंजरस फेनोमेना में। ना ये हंसने वाली बात नहीं है, अगर आप इमेजिन करो, राइट नाउ वी आर लिविंग इन ईयर 2024, और अभी एसिडिक रेन का ये हाल है। इमेजिन व्हाट विल हैपन जब आप 2048 में हो, जब आप 2048 में होंगे, आपको एसिड प्रूफ अम्ब्रेला लेकर भी शायद घूमना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप बारिश में पैदल बाहर ना निकलो। आप इमेजिन करो ना, 20-25 साल ही दूर है वो टाइम, जब आप धूप में बाहर नहीं निकल पाओगे, बरसात में बाहर नहीं निकल पाओगे, ठंड में बाहर नहीं निकल पाओगे, आपको कोई ना कोई क्लोज्ड पैक्ड इन्वायरमेंट चाहिए होगा, कार में ही बाहर निकलो, एसी वाले जगह पे ही जाओ। वो लाइफ बहुत दूर नहीं है अगर हम लोग नहीं समझते इन्वायरमेंट चेंजेस को। तो चलिए आगे बढ़े, अगर हम लोग नाउ नेक्स्ट वे टू प्रिपेयर एसिड, अगला क्या तरीका है एसिड को प्रिपेयर करने का, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन ऐसे तो बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन ऐसे तो बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग जला दें तो ऑक्सीडेशन हो जाए, लेकिन डायरेक्टली उससे एसिड नहीं मिलेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड जरूर मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली एसिड लेने के लिए क्या करना होगा, ऐसे चीज से ऑक्सीडाइज करना होगा जो बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आप याद रखिएगा, HNO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। आप इस नाइट्रिक एसिड के बारे में बस एक बात हमेशा याद रखना अभी आगे तक, ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप क्या पहली बार पढ़ रहे हो उसके बारे में, नहीं, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में ही आप आगे देखोगे
कि जब भी कभी एक एसिड को हम लोग एक मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इससे आप लोग अवेयर हो गए, जो लोग नहीं अवेयर हो मैं अभी बस समझा रहा हूं आपको, एक लाइन के लिए बस ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यूजुअली एक एसिड को एक मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये लैग कर रहा है क्या, हाँ, हाइड्रोजन गैस बनता है। वेट अ मिनट। ओके, सो हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन पता है सारे एसिड्स के साथ ऐसा होता है कि एसिड को मेटल से रिएक्ट कराओ तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा सॉल्ट के साथ। लेकिन पता है ये HNO3 एक ऐसा रेयर एसिड है, जो है तो एसिड, लेकिन जब इसको हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है ये, सॉल्ट के साथ वाटर दे रहा है। देखिए H2 नहीं दे रहा है, H2O दे रहा है। इस रिएक्शन के बारे में आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस एक ही लाइन का हमें समझना है। ऐसा क्यों हुआ कि ये एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो सिर्फ हाइड्रोजन बनाता था, लेकिन जब एसिड के फॉर्म में हम लोग HNO3 को लिए तो हाइड्रोजन के जगह H2O बनने लग गया। ये प्रूफ है इस बात का कि ये जो HNO3 है ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होता क्या है, एज एन एसिड जब इसको मेटल में मिलाते हैं हम लोग तो ये सॉल्ट फॉर्म कर देता है, और एज यूजुअल बाकी एसिड्स के तरह क्या फॉर्म करना चाहता है, हाइड्रोजन ही फॉर्म करना चाहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ऐसा तो नहीं है कि वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ HNO3, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हम लोग मेटल डाले और ऐसा हुआ कि बूम एक ही बार में सारा HNO3 रिएक्ट कर गया सारे मेटल के साथ। वैसा नहीं, एक इवेंचुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके एक बाय अ सर्टेन स्पीड या रेट धीरे धीरे करके जो मेटल है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, और धीरे धीरे H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस। करेक्ट। तो जब धीरे धीरे H2 बनेगा तो इससे पहले कि ये इवॉल्व होगा, ये क्या करेगा, HNO3 इसको सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन। तो अब ये क्या बन जाएगा, H2O। यानी कि इस रिएक्शन में भी HNO3 प्लस मेटल वाले रिएक्शन में भी हो क्या रहा था, बन तो रहा था हाइड्रोजन ही, लेकिन इससे पहले कि वो हाइड्रोजन इवॉल्व होकर निकलता, उसको यही HNO3 बोला कि तुमको कहाँ जा रहे हो, ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन दे दिया, और ऑक्सीजन लेते ही ये हाइड्रोजन क्या बना, वाटर, और वाटर बन गया, यानी कि हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व हुआ। ये है रेयरिटी इसका। और ये रेयरिटी क्यों आया, ड्यू टू HNO3 बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, इतना ऑक्सीजन सप्लाई कर सके कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का सारा ऑक्सीजन नीड क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। जैसे देखिए इसका ऑक्सीजन नीड था भी नहीं कि H2 को ऑक्सीडाइज करे, लेकिन फिर भी ऑक्सीडाइज कर दिया बाय फोर्सफुली और बना दिया H2O। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कैपेबिलिटीज है HNO3 का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप में से किसी को भी HNO3 के अलावा और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद है, किसी भी बच्चे को? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। मुझे लगा कि आप में से कोई कमेंट पर बताएगा तो मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आगे। लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है बच्चों कि ये HNO3 ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हमें यहाँ पे बनाना था एसिड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा है हमने यहाँ HNO3 क्यों लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए करना क्या है, एक नॉन मेटल लिए, एक एसिड लिए। एसिड स्पेशली कौन सा, ये HNO3, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हमें करवाना क्या है, ऑक्सीडाइज ही करवाना है। इसको लिए, देन रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखिए जैसे ही सल्फर को HNO3 से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो पहले तो यहाँ से ये H तो पहले टूटकर अलग होता है। H जब टूटकर अलग होता है और यहाँ से O, वेट अ मिनट, मैं इरेज करूं पहले, अच्छे से समझाता हूं मैं इसको यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा से समझ में आए। देखिए एस था हमारे पास, करेक्ट, साथ में था बच्चों हमारे पास HNO3। क्या हुआ होगा इस HNO3 के साथ बच्चों, ये तो एक एसिड है ना, अगर ये एक एसिड है यानी कि सबसे पहले तो H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा ये एसिड होने के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी कि इसके साथ और क्या ये रिलीज कर रहा होगा, O2 बहुत स्ट्रॉन्गली रिलीज कर रहा होगा। ऐसे रिलीज कर रहा होगा कि ये कोई स्ट्रक्चर ढूंढ ही रहा होगा कि जाके किसके साथ चिपक के कंपाउंड बना ले, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज, ये रिलीज कर रहा है तो कहीं तो जाके जुड़ेगा। क्योंकि ये रिलीज जब करता है तो ये O2 रिलीज नहीं करता है बच्चों, ये क्या रिलीज करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो रिलीज करते हैं बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ये वाला स्टेज, जब ये O2 के फॉर्म में नहीं है,
और ये इसी टाइम पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी टाइम पे अगर इसको कोई नहीं मिला तो आपस आपस में ज्वाइन होकर O2 बना दिया, कोई मिला तो सीधा उसके साथ जुड़ करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा हो। देखिए HNO3 H+ और ये दो चीज फॉर्म किया। अच्छा, जब इससे नेसेंट ऑक्सीजन निकला तो और H+ निकल गया तो क्या बचेगा इसमें बच्चों? वेट अ मिनट, क्या बचेगा बच्चों? इसमें दो चीजें थी इसमें जो कि इसमें से निकल चुकी हैं। H निकल गया और नेसेंट ऑक्सीजन निकला है, तो NO2 बचा है यहाँ, NO2 बचा है। अच्छा, NO2 के साथ देखिए ये जो H निकला और ये जो O निकला, ये H और O S के पास जाएगा, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए पहले तो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो SO2 बनाएगा या SO3 बनाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी मोस्ट प्रोबेबली क्या बनाएगा? SO2 या SO3? SO3, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये SO3 बनाया और यहाँ पे H+ था ही। SO3 को H+ के साथ मिलाएंगे, H2SO4 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरा रिएक्शन नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इस पूरे रिएक्शन तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ कि इंटरमीडिएटली बीच में क्या हुआ। बीच में यहाँ से H+ आयन निकला और नेसेंट ऑक्सीजन निकला, बन गया H2SO4। ये समझ में आया कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका? जो नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल रहा था, यही कुछ वहां कनेक्ट करने के बजाय आपस में भी जुड़ गया, तो क्या बनाया? वाटर बाय न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। और साथ ही साथ NO2 कैसे बना था ये तो मैंने आपको बता दिया। जो रेसिड्यू बचा हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज करने के बाद और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद, यही ना बचा था रेसिड्यू NO2। तो अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब नॉन मेटल को HNO3 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें एक एसिड मिल जा रहा है। तो याद रखिएगा, एसिड हमेशा कौन सा होगा? जो नॉन मेटल लिए उस पे बेस्ड एसिड होगा। अगर यहाँ S लिए हैं तो S यानी सल्फर पे बेस्ड एसिड क्या होता है? एक तो सल्फ्यूरस एसिड होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कभी भी सल्फ्यूरस एसिड तो यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, यानी H2SO4 बनेगा। और H2SO4 के साथ H2O कैसे बना और 6NO2 कैसे आया, ये चीज क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, देखिए सिमिलर, अब की बार P था, आगे का रिएक्शन आप वैसे ही इमेजिन करना। ये H+ आयन रिलीज करेगा ड्यू टू बीइंग एन एसिड, ठीक है, एसिड है तो H+ आयन रिलीज कर देगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो O भी रिलीज करेगा। H और O जब पहुंचेगा P के पास तो अपने अपने वैलेंसी के हिसाब से एडजस्ट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोल दिए, और प्लस यही जब H+ आयन और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है बार बार जा करके फॉस्फोरस से ही रिएक्ट करता रहेगा, बीच में कुछ आपस में भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो आपस में भी तो कंपेटेबल है ना, तो वो सब बना दिया यहाँ पे H2O। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? लास्ट में बचा 5NO2। कैसे बचा? तो ये H निकला है और ये यहाँ में से नेसेंट ऑक्सीजन निकला है, तो बचा क्या? NO2 बचा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये रिएक्शन क्लियर हो रहा है कि कैसे ऑक्सीडेशन के मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? नॉन मेटल का। किसके मदद से करेंगे? तो कोई भी एक हायर रिएक्टिव एसिड लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग ले लें नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये काम और ज्यादा आसान और ज्यादा क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही रिएक्शंस का एग्जांपल आपके बुक में भी है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली इन रिएक्शंस को ज्यादा वैल्यू और वेटेज देके याद करना, ठीक है। नाउ आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका बहुत आसान है, ठीक है, अगला तरीका बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? देखिए, हम लोग ना एक एसिड अगर हमारे पास हो तो एक एसिड की मदद से एक दूसरा एसिड बना सकते हैं। एक एसिड की मदद से दूसरा एसिड कैसे बना सकते हैं? सपोज मेरे पास H2SO4 है, ठीक है, मेरे पास H2SO4 है, लेकिन मुझे H2SO4 नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे चाहिए था HCl चाहिए था। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली बात देखिए, ये यहाँ पे तरीका क्या है, जब एक सॉल्ट को, जब किसी सॉल्ट को, किसी नॉर्मल सॉल्ट को, आप देखो ये NaCl क्या है? एसिडिक सॉल्ट है क्या? नहीं है। बेसिक सॉल्ट है क्या? नहीं है। न्यूट्रल सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट। NaNO3 ये भी क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसको लिए, ठीक है, और इसको रिएक्ट किससे करवा रहे हैं? एक लेस वॉलेटाइल एसिड से, ठीक। देखिए यहाँ दो एसिड से, एक वो जिससे रिएक्ट करवा रहे हैं और एक वो जो लास्ट में फॉर्म हो रहा है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, जिससे रिएक्ट करवाएंगे वो होना चाहिए कम वॉलेटाइल, और जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो वॉलेटिलिटी क्या है, तो देखिए
वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है? ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, वैसे लिक्विड्स को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? वॉलेटाइल लिक्विड। एग्जांपल दूं आपको तो लड़कियों के मेकअप किट में एसीटोन होता है। और एसीटोन नहीं समझ में आ रहा है तो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। उस नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ में लीजिए, आपको तुरंत ठंडा महसूस होने लग जाएगा, हाथ ठंडा ठंडा लगेगा आपको एसीटोन को हाथ में रखने पर। क्यों होता है? क्योंकि एसीटोन पानी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हाथ में आप पेट्रोल भी रख लोगे तो ज्यादा ठंडा लगेगा पानी से, क्योंकि पेट्रोल बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है। और बच्चों आपको पता है कि जब भी कभी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो जिस सरफेस से कुछ भी इवेपोरेट होता है इट टेक्स अवे ऑल द हीट फ्रॉम दैट सरफेस, जिसके वजह से उस सरफेस पे क्या फील होने लगता है बच्चों? ठंड फील होता है उस सरफेस पे। तो वॉलेटाइल लिक्विड जो आसानी से इवेपोरेट कर जाए, तो ये देखिए H2SO4 जो है वो कंपैरेटिवली HCl और HNO3 के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा वॉलेटाइल है। याद कीजिए मैंने जब आपको एसिड वाला स्टोरी बताया था कि मैंने एसिड सूंघ लिया था कभी, तो मैंने एसिड का नाम क्या बताया था? वहां सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था, बॉटल खोला मैंने सूंघ लिया, और मेरे लिए ज्यादा खतरनाक क्यों हुआ? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में तो वॉलेटाइल है ना, बहुत तेजी से इवेपोरेट हो रहा होता है, और मैंने जाके उसी को सूंघा तो भले ही एनहाइड्रस H2SO4 गया मेरे नाक में, एनहाइड्रस यानी जिसमें वाटर नहीं था, लेकिन नाक में जाके वाटर मिला उसको, और क्योंकि बहुत तेजी से बहुत सारा एसिड जा रहा था तो थोड़ा ज्यादा ही फील हुआ मुझे मेरे नाक में कि कोई गोली वोली मार दिया है मेरे नाक में। यहाँ देखिए रिएक्शन, NaCl को जब H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? देखिए NaCl H2SO4 इंटरमीडिएट स्टेप समझिए। सबसे पहले क्या होगा? NaCl आयनाइज हो जाएगा। NaCl आयनाइज होगा तो Na प्लस Cl माइनस, एनी प्रॉब्लम? और जब ये आयनाइज हो जाएगा तो 2H प्लस, और साथ में ये SO4 2 माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा होने के बाद देखिए ये माइनस और प्लस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो गया ये और ये आपस में जुड़ गया, क्या रिजल्ट किया? HCl, है ना, H प्लस Cl माइनस, HCl बन गया। अच्छा बचा क्या था? देखिए अभी हमारे पास Na बचा है और SO4 बचा, तो ऐसे बनने के लिए तो सीधा सीधा सोडियम सल्फेट बन सकता था, लेकिन सोडियम सल्फेट क्यों नहीं बना? देखिए यहाँ पे क्या था? 2H प्लस रिलीज हुआ था, ठीक है, 2H प्लस रिलीज हुआ था, यूज कितना हुआ? सिर्फ एक H प्लस रिलीज हुआ, यूज हुआ, और एक H प्लस क्या हुआ? बचा। तो वो H प्लस किसका पार्ट बना? इस सॉल्ट का, जो कि आप ये देखिए ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? NaHSO4, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है बच्चों, याद कीजिए आपको मैंने बताया था बेसिसिटी, कि जो एसिड्स होते हैं वो जब कन्वर्ट होता है सॉल्ट्स में तो अलग अलग स्टेप में होता है। तो ये याद कीजिए ये H2SO4 का इंटरमीडिएट वाला सॉल्ट है कि नहीं? है। जब लास्ट में सॉल्ट बनाता है तो क्या बनाता है? पूरा का पूरा H कुछ नहीं होता है SO4 के साथ, सिर्फ SO4 होता है। लेकिन H2SO4 ये जब ऐसा करेगा तो पहले क्या करेगा? H प्लस निकाल दिया, बचा क्या है? HSO4 बचा हुआ है ना यहाँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब एक और H प्लस निकाल देगा तब यहाँ SO4 बनेगा। तो ये वाला स्टेज नहीं है, ये कौन सा वाला स्टेज है? ये वाला। यानी कि यहाँ पे जब मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया था, टू बी प्रिसाइज अगर मैं और एक्यूरेट आपको ब्रेक करूं ताकि आपको समझ में आए, तो देखिए ये क्योंकि दो स्टेप में आयनाइज होता है तो यहाँ पे सिर्फ कितना स्टेप आयनाइज होगा? फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एक ही बार रिएक्ट हुआ है तो फर्स्ट स्टेप आयनाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा H प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? HSO4। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है अब कैसे हो रहा है? ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े तो इसमें भी सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। Na प्लस NO3 का माइनस बन जाएगा, NO3 का माइनस जो है वो H प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो देखिए HNO3 बना देगा। और क्योंकि H2SO4 एक हाइड्रोजन अपने पास रख लिया था तो HSO4 जब सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बना देगा? सोडियम, NaHSO4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात और, हाँ ये HSO4 जो है ना, ये HSO4 माइनस, ठीक है, हाँ मुझे लगा मैंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। ये अब क्लियर है, अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम लोग एसिड तैयार कर सकते हैं। सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है हमें? सिर्फ इतना का ध्यान रखना है कि एक लेस वॉलेटाइल एसिड को हम लोग सॉल्ट से रिएक्ट करवाएं, एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा एक दूसरा सॉल्ट, और दूसरे सॉल्ट के साथ मिलेगा एक एसिड जो ज्यादा वॉलेटाइल है।
अरे यार ये ज्यादा कम के चक्कर में एक्सचेंज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक वॉलेटिलिटी में डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा, एसिड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, देखते हैं और आगे हमारे पास क्या है जो हम लोग आज समझ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है हम लोगों को नेक्स्ट, ठीक है। लेट मी सी कितना टाइम है हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझ सकते हैं, आज के लिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पहले समझेंगे एज लास्ट टॉपिक। कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये वाला टॉपिक ना एक बार और मैं आपको रिकैप करवाऊंगा, ठीक है, ताकि और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, और तब आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। ये एसिड के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ये सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या क्या पहले से पता है ये सारा प्रॉपर्टी, देखिए। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो खट्टा होता है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। अच्छा, हालांकि अब अगर एसिड का टेस्ट खट्टा होता है तो जाहिर सी बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी खट्टा होगा, नाइट्रिक एसिड का भी होगा, और बाकी एसिड्स का भी होगा। लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप किसी भी एसिड को टेस्ट करके पता करो, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर डिफरेंट, लेकिन किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड को टच या टेस्ट करके जो है वो चेक करना इज नॉट सेफ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इज बच्चों फिजिकल स्टेट। क्या है अगला, फिजिकल स्टेट। तो एसिड्स का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, देखिए। कुछ एसिड्स जो है वो सॉलिड देखने को मिलता है, कुछ एसिड्स जो है वो लिक्विड्स देखने को मिलता है रूम टेम्परेचर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि एसिड्स का जो स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कौन सा एसिड लिक्विड है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा आगे पहले देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑन स्किन। यानी कि एसिड जो है वो हमारे स्किन पे क्या असर डालेगा, ये भी किसी के लिए नया नहीं है। स्किन पे क्या असर डालेगा, तो कोरोसिव एक्शन होता है किसी भी एसिड का। एसिड क्या कर सकता है, किसी भी बायोलॉजिकल किसी भी चीज को जिससे वो रिएक्ट कर सकता है उसको कोरोड कर देगा। जैसे अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कोरोड कर देगा, किसी नॉन मेटल में लकड़ी वगैरह में गिरा दिए तो कोरोड कर देगा। बहुत सेलेक्टिव चीजें ऐसी हैं जो एसिड के प्रकोप से बचती हैं, जैसे कि शीशा उसमें से एक है। इसीलिए आप देखो कि आपके स्कूल में जो भी एसिड जो है स्टोर्ड रहता है वो ग्लास बॉटल्स में स्टोर रहता है, क्योंकि ग्लास बॉटल्स जो है वो इम्यून होता है बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स। अब देखो अलग अलग एसिड्स जो है ना जब बर्न काउज करता है बेसिकली स्किन पे, तो अलग अलग कलर का इफेक्ट आता है। जैसे अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड से जला है तो उसके स्किन का जो बर्नड एरिया है वो ब्लैक नजर आएगा। देखो यहाँ मैंने H2SO4 ब्लैक से लिखा आपके लिए, तो ये ब्लैक नजर आएगा अगर H2SO4 के मदद से कोई भी स्किन पार्ट जो है वो जलता है। वैसे ही अगर HNO3 बर्न काउज करता है स्किन में तो वो कैसा नजर आएगा, वो स्लाइटली ऐसा येलोइश सा नजर आएगा, ठीक है। और अगर HCl जो है वो बर्न काउज करता है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर दिखाया है बच्चों, लेकिन बुक में ICSE के मेंशन क्या है, एम्बर कलर, ठीक है। तो एम्बर जो है वो ऑरेंजिश कलर होता है। आप ऑरेंज दिमाग में याद रख सकते हो, लेकिन लिखने के टाइम आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम्बर, ठीक है, एम्बर कलर, क्योंकि ये सबसे प्रिसाइजली सबसे क्लोज कलर है जो इसको समझा सकता है, ठीक है, एम्बर कलर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ठीक है, अगला देखिए, ये सारे जो भी एसिड्स हैं इनका अगला फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग स्टार्टिंग के क्लासेस में, ये लोग इंडिकेटर्स के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने प्रेजेंस में इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर को चेंज कर सकते हैं, चेंज इन कलर देखने को मिलता है व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में ब्रीफ में मैंने पूरा आपको समझाया था। नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, ठीक है, जिसमें कि कुछ कलर चेंज करके इंडिकेटर्स बताते हैं एसिड बेस सॉल्ट। कुछ इंडिकेटर्स जो है वो कलर चेंज करने के बजाय कैसे बताते हैं, वो कलर चेंज करने के बजाय जो है वो बताते हैं बाय चेंजिंग देयर ओडोर। ओडोर चेंज करने वाले एसिड्स को क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आता है अनियन, वनीला। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आप में से किसको किसको पता है, हाँ ना कुछ भी आप कमेंट्स में बताओ। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, olfactory indicators क्या होता है, indicators which change the smell with change। अच्छा पीएच पता है ना बच्चों आपको,
पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली वो नंबर, वो कलर जो बताता है कोई चीज कितना एसिडिक कितना बेसिक है, ठीक है। तो यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसा इंडिकेटर्स होता है जिनके अराउंड जब पीएच चेंज होता है, यानी उनमें जब एसिड बेस ऐड किया जाता है तो उनका स्मेल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है अगर मैं ये बताऊं, क्योंकि कलर बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, आप बस कमेंट में यस और नो लिखते जाना, कमेंट में बस आप यस और नो लिखते जाना। पहले आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि लिटमस एक इंडिकेटर है, मैंने आपको बताया था लिटमस के अलावा कि लिटमस का सोर्स क्या है, लाइकेन। मैंने आपको ये भी बताया था लिटमस कहाँ से आता है, लाइकेन से आता है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म है, एल्गी और फंगस का जो एसोसिएशन होता है, जो एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इन सम अदर लेक्चर हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन मैंने आपको लिटमस के बारे में बता दिया था। फिनोप्थेलिन के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मैंने आपको बताया अच्छा चाइना रोज, टर्मरिक, इन सारे चीजों के बारे में। तो ये सारे कलर बेस्ड इंडिकेटर्स थे, ठीक है। इनमें कलर चेंज होता था एसिड या बेस में ऐड करने पर। लेकिन बच्चों अभी हम क्या समझ रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसमें कलर नहीं स्मेल चेंज होता है एसिड या बेस ऐड करने पर। अब मैं अगर ये बताऊं कि सपोज मैं अभी प्याज खाकर आ जाऊं और मेरे बगल पे किसी बच्चे को खड़ा करूं, तो वो बच्चा तुरंत बता देगा या नहीं बता देगा कि मैं प्याज खाकर आया हूं। अगर मैं बोलूं तो प्याज का बहुत सिग्निफिकेंट स्मेल होता है, ऐसा कि अगर कोई खाकर आया है तो छुपाई नहीं छुपती ये बात, ठीक। अच्छा, प्याज के जैसा ही एक और चीज है जिसका स्मेल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, वनीला, ठीक है। वनीला का स्मेल कैसा होता है, जैसे प्याज का स्मेल बुराई के वजह से भुलाए नहीं भुलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही वनीला का स्मेल इतना अच्छा होता है कि चाह के भी नहीं भूल पाते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत। अब इन दोनों के साथ देखिएगा, अगर ऑनियन के स्मेल की बात करें या वनीला के स्मेल की बात करें, ठीक, तो जब भी इनके एक्सट्रैक्ट में यानी इनके जूस को निकाल कर स्मेल करेंगे तो उसमें भी स्मेल रहेगा। अगर उसके एक्सट्रैक्ट में हम लोग क्या मिला दे बच्चों, बेस मिला दे, तो उनका स्मेल यानी ओडोर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। आप घर पे करके देख सकते हो, थोड़ा सा प्याज ले लेना, उस प्याज को निचोड़ कर उसका जूस निकालना, सूंघ कर ट्राई मत करना क्योंकि आपको दूर से स्मेल आ जाएगा कि हाँ प्याज का स्मेल आ रहा है उसमें। अब आप क्या करना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना और बेकिंग सोडा को उसमें मिक्स करना। जैसे ही आप मिक्स करोगे, बेकिंग सोडा बीइंग अ बेस क्या करेगा, वो इस प्याज को एज एन इंडिकेटर काम करने के लिए मजबूर करेगा और उसका स्मेल वैनिश कर देगा। तो आप क्या समझ जाओगे कि वो जो आपने बेकिंग सोडा ऐड किया था उसका नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को यानी बेसिक नेचर वाले चीजों को जब अनियन या वनीला के एक्सट्रैक्ट में ऐड करते हैं तो अनियन और वनीला का स्मेल गायब हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई बिटवीन एसिड एंड बेसिस बाय चेंजिंग इट्स स्मेल। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कलर का चेंज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है एसिड और बेसिस को, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अगर आगे बढ़े तो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे जितने भी एसिड्स होते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होने का मतलब क्या है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग वाटर से सिर्फ डायरेक्ट करंट पास करना चाहें तो नहीं होगा, ठीक, लेकिन अगर हम लोग उसमें सॉल्ट डाल दे तो होने लगेगा। रीजन क्या है, सॉल्ट डालने पर होने लगेगा कंडक्शन, क्योंकि सॉल्ट जो है वो ब्रेक होकर आयंस प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। सेम एज इट इज बच्चों, एसिड भी क्या करता है, आयंस प्रोड्यूस करता है ना, जब उसको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। तो यही रीजन है कि एसिड्स भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। आई होप यहां तक आपको पूरा लेक्चर बच्चों समझ में आया होगा। आई नो कि आज आप लोग इस वाले पार्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, एंड आई मेक श्योर कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो आपको ये वाला टॉपिक इतने अच्छे से समझाऊं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक बार और हम लोग डील करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना 100% इस टॉपिक पे अभी आपको नहीं दे पाया। राइट नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन आपको जरूर करूंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों, लेकिन अभी के लिए आज हमने क्या क्या कवर किया, अगर हम लोग इस एक टॉपिक को छोड़ दे तो आज काफी कुछ हम लोग समझ चुके हैं बच्चों। क्या क्या समझ चुके हैं हम लोग अभी तक, पहला चीज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन समझ गए हम लोग, जिसपे हमने ये समझा कि कैसे कैसे स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है एसिड का डिफरेंट फैक्टर्स पे। और हम लोगों ने क्या समझा, एसिड्स को बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका, सिंथेसिस समझा हमने। हमने समझा सिंथेसिस के पीछे का कारण क्या है। साथ में हमने समझा बच्चों कि कैसे वाटर के एक्शन से
वाटर के एक्शन से ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ ये नॉन मेटेलिक, आप कोई भी नोट अगर कर रहे होगे तो इसको नॉन मेटेलिक नोट करना, ठीक है। तो किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में या एसिडिक ऑक्साइड में जब वाटर एक्ट करता है तो भी हमें एसिड मिलता है, हमने ये भी पढ़ा और इसके भी रीजन को समझा हमने। नेक्स्ट हमने और क्या समझा है, हमने समझा है कि मेटल और एसिड को, नॉन मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाकर कैसे हम लोग एक दूसरे तरह का एसिड बना सकते हैं। बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से भी कैसे नॉन मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एसिड में, हमने ये भी समझा। और ये पॉइंट भी मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आपको आया होगा। एक ये पॉइंट है जो हमें एक बार और रिकैप करना है नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और क्लियर होकर, ठीक है। और दिस वाज आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। आई होप कि एसिड के बारे में जो बातें हमने आज सीखी उसमें से ज्यादातर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एसिड के बारे में और भी बातें हम लोग करेंगे बच्चों, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। टिल देन बाय, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।